हेलो बच्चों, आज के बच्चों इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर 1 का यूनिट 2। आई होप आपने लास्ट रिवीजन वीडियो से अपने चैप्टर 1 के यूनिट 1 को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज की वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करूंगा और आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो कीवर्ड, हर वो की पॉइंट आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप ICAI के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना, एग्जाम में आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर 1 था बेसिकली इंट्रोडक्शन का, उसका जो यूनिट 2 है उसमें हमें डिस्कस करनी होती हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम 4 बेसिक प्रॉब्लम्स कवर करते हैं, यानी कि हमारी समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर 4 समस्याएं होती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 मेन बातें कवर की जाती हैं, यानी कि क्या बनाएं और कितना बनाएं। तो इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाएं, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा। तो हर इकोनॉमी के अंदर ये भी एक समस्या होती है कि कैसे प्रोडक्शन करा जाएगा, यानी कि टेक्निक क्या रहेगी, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए, यानी कि जो हमारी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, समाज के 2 बड़े वर्ग जो हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, उनमें से किसके लिए प्रोडक्शन की जाएगी, इस प्रॉब्लम को कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। और चौथी प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसको आप थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। हमें आज कितने रिसोर्सेज को मतलब बचा कर रखना है, कितनी सेविंग्स आज करके रखनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आज करके रखना है, सो दैट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भविष्य में भी बनी रहे और बढ़ती रहे। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम को प्रोविजन, या हाउ मच प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज को आज ही एग्जॉस्ट कर दें और फिर हमारे लिए रिसोर्सेज आगे भविष्य के लिए ना बचे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये 4 मेनली हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन डिटेल की बात करूं तो हमारे लिए जो पहली 3 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इनके अंदर डिटेल में चलते हैं ताकि इनके सारे कीवर्ड्स और बारीकियों को समझ सकें। तो देखो बच्चों, जो पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होती है, एक कीवर्ड दे रहा हूँ, इस पर फोकस करना, चॉइस। ये सारी ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स का एक जड़ है, या एक सेंट्रल बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये सोचना पड़ता है, या इकोनॉमी को ये सोचना पड़ता है, मान लो ये इकोनॉमी है, ये जो आदमी है इसको आप समझ लो ये इकोनॉमी है, इसको ये सोचना होता है कि क्या हम अपनी इकोनॉमी के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो ग्राहक खरीदता है, जैसे आप और मैं अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। हम ब्रेड खरीदते हैं, सुबह दिन में कपड़े खरीदते हैं, या आप रजिस्टर खरीदते हो, पेन खरीदते हो, ये सब अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हो। तो इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी हैं कैपिटल गुड्स वो बनाएं। अब रिसोर्सेज तो देखो लिमिटेड होते हैं इकोनॉमी में, तो अगर इकोनॉमी सारे कंज्यूमर गुड बना दे तो भी दिक्कत, प्रोडक्शन कैसे होगा। और अगर इकोनॉमी सारे कैपिटल गुड बना दे तो भी दिक्कत, कंज्यूमर खाएगा क्या। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, चॉइस की प्रॉब्लम हो गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कंज्यूमर गुड बनाएं या कैपिटल गुड बनाएं। ये एक एग्जाम्पल से प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो बाद में आएगा, लेकिन ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। अच्छा, इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाएं। अब मैंने बताया था कि हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी एक चॉइस को लेकर है, जिसमें हमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की दिक्कत होती है कि हमें किस तरह की टेक्निक से प्रोडक्शन करना है। अब पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें सारा काम मजदूरों की सहायता से हो रहा है। दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें सारा काम मशीनों की मदद से हो रहा है। यही दोनों इसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम बनाएंगे कैसे, लेबर से या मशीनों से। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बन गई, इसका नाम पड़ गया हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि समाज के 2 बड़े वर्ग जो हैं, रिचर सेक्शन
पुअर सेक्शन। अब गुड्स किसके लिए बनेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई। अब इसको हम एक कीवर्ड दे रहा हूँ, आप लिख लेना, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम जो प्रोडक्शन कर चुके होते हैं उस प्रोडक्शन को किसे कितना दिया जाए। मान लो मेरे पास अभी 10 चॉकलेट्स हैं, अब ये 10 चॉकलेट्स मैं आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, आप में से गोपाल को 2 दूंगा, सोनू को 4 दूंगा, या सोनू को 1 दूंगा, गीता को 5 दूंगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ये प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी में भी यही प्रॉब्लम होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें। तो इस प्रोडक्शन वाली प्रॉब्लम को या इस डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम को कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई। अब बच्चा सोचता है कि सर इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो देखो जी, सॉल्यूशंस बताने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो हर जगह सेम नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर जब दवाई देता है तो वो हो सकता है हर पेशेंट को पहले एनालाइज करे कि ये कैसा पेशेंट है और उस पेशेंट के हिसाब से उसको दवाई देगा, है ना। कॉमन दवाई कई बार नहीं चलती। सेम चीज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ है। तो जो आपने ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी, इन तीनों का सॉल्यूशंस कॉमन नहीं होता। तो पहले हमें समझना पड़ता है कि भाई इनके सॉल्यूशंस जो दिए जाएंगे वो किस इकोनॉमी में क्या होंगे। तो हमें पहले इकोनॉमिक सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये टॉपिक्स हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, उनके फीचर्स अच्छे से पढ़ना, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, जो मैं यहाँ पर डिटेल में कवर करूँगा। देखो, हमारे 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। हम सबसे पहले नंबर 1 को पकड़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपको ये सोचना है कि भैया यहाँ पर एक तानाशाह है, ऐसा समझ लो, या कुछ तानाशाह लोग हैं और ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। इनके ऊपर कोई इनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं होती। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री मार्केट या लेजेस फेयर। लेजेस फेयर आपने ये टर्म सुना होगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में। एक लीडरशिप स्टाइल होता है। इस लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि मैं जो भी करूं कोई रोक टोक नहीं है, फ्री। तो इसीलिए नाम भी है फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर बाजार बिल्कुल फ्री फॉर्म में काम करता है। जो डिमांड है हो रही है, जो सप्लाई है हो रही है, कोई नियंत्रण करने वाली बॉडी या सरकार इसमें नहीं होती। इसीलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजेस फेयर कह देते हैं। अच्छा, अब इस तरह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी मेन आपको फोकस करना है माइंड में कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? प्रॉफिट के बारे में, मुनाफे के बारे में। अब देखो, इस इकोनॉमी का फीचर बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही क्रिएटिव मतलब इसमें एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनकी नेसेसिटी है कि भाई इनको खाना चाहिए, है ना। गरीब लोग हैं, ये खाने की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद खाने की आवश्यकता नहीं है, जो लग्जरी आइटम्स की डिमांड कर रहे हैं। वो लिखा है जैसे अल्कोहल, है ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर जो होता है वो यहाँ पर नेसेसिटी के हिसाब से काम नहीं करता, वो लोगों की नीड के हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है खाना दूंगा, खाना बनाऊंगा तो उसमें क्या प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो वो प्रोड्यूसर भी इस इकोनॉमी में अल्कोहल का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको पता है कि अमीर लोग अल्कोहल कंज्यूम करेंगे और मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तो ये पूरा मॉडल होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इसको आपको फ्रेम करना है, ठीक है। अब जब आप ये समझ जाते हो कि ये इस तरह की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहाँ पर बेसिकली गरीबों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और सब लोग रिचर सेक्शन के हिसाब से ही सामान बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि सबको यहाँ प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो ये मॉडल बन जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, राइट। अच्छा, अब हमें पढ़ने हैं सारे कीवर्ड्स कि सर इसके कीवर्ड्स क्या हैं। तो उसके लिए आप ये फ़ोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो यहाँ पे पॉज करके चाहें, या डिस्कशन के बीच में लिख भी सकते हो, हालांकि नोट्स में भी कवर करवा रखा है आपको। तो पहले फीचर्स पे फोकस कर लो, देखो कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर जो भी अधिकार हैं वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के होंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के होंगे, सरकार का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आज़ादी। एंटरप्राइज का मतलब है एंटरप्रेन्योर के पास काम करने की आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है कि वो जिससे चाहे सामान खरीदे, जो चाहे सामान खरीदे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, ये मैंने आपको बता ही दिया, मुनाफा कमाना यहाँ सबसे बड़ा मोटिव होता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहा जाता है, एक फीचर माना जाता है कि कंज्यूमर जो है वो किंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो कहेगा या कंज्यूमर जो चाहेगा, प्रोड्यूसर वही बनाने में इंटरेस्टेड रहता है। इस बात को कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसके अलावा इस इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत हाई होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर एक दूसरे से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसीलिए उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ये तो खैर आपको पता ही चल गया, नो गवर्नमेंट रोल। प्राइजेस जो डिटरमाइन होते हैं वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं, डिमांड और सप्लाई के। यानी कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलता है। एक छोटा सा डेमो भी नीचे दिखा देता हूँ, इस तरह का आप डेमो देख सकते हैं कि जिसमें एक सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है। जहाँ पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से हमें इकोनॉमी का मतलब इक्विलिब्रियम पता चलता है, या इकोनॉमी का आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का पता लगता है। अब डिमांड सप्लाई में सरकार का कोई रोल नहीं होता, मार्केट में अपने आप कंज्यूमर की डिमांड चलती है, प्रोड्यूसर की सप्लाई चलती है, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से मार्केट अपने आप प्राइस निकाल लेता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। अच्छा, अब हमको देखना है कि इसके मेरिट्स क्या हैं। एमसीक्यू में मेरिट्स पर भी फोकस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो जी, फ़ायदे की बात करें, सेल्फ रेगुलेटिंग, भैया कोई सरकार की ज़रूरत नहीं है, मज़े से अपना काम चल रहा है, नो टेंशन। इस इकनॉमी में एफिशिएंसी अच्छी होती है, इंटेंसिव टू वर्क, लोगों में एक जोश होता है काम करने का, मोटिवेशन होता है। रीज़न, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो वो खुद ही काम चोरी नहीं करेगा, वो लगन से काम करेगा। तो इस इकनॉमी में एफिशिएंसी थोड़ा सा अच्छी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखो इसीलिए फास्टर होती है, तेज़ी से ये इकनॉमी ग्रो करती है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि भाई हर प्रोड्यूसर जो है फूक फूक के अपने रिसोर्स को खर्च करता है, क्योंकि उसको पता है रिसोर्स अगर वेस्ट कर दिए तो कोई और दुकानदार आगे निकल जाएगा। तो रिसोर्सेज की वेस्टेज यहाँ पर ना के बराबर होती है। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, ये भी देखो कितना अच्छा मेरिट है। कंज्यूमर्स का बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपटीशन है और कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, वो जिससे चाहे सामान खरीदे, तो इसमें कंज्यूमर का हमेशा फ़ायदा रहता है, उसे कम प्राइस में भी कई बार प्रोडक्ट मिल जाता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये आपने देख ही लिया, आज़ादी है सबके पास, प्रोड्यूसर के पास भी और कंज्यूमर के पास भी। बाकी ये इकनॉमी रिवॉर्ड करती है मैन ऑफ इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पर काम करना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उसको ये इकनॉमी रिवॉर्ड देती है। क्योंकि जो प्रॉफिट कमा रहा है व्यक्ति, या जो प्रॉफिट कमाना चाहता है व्यक्ति, और उसके लिए अगर वो अच्छे से काम करता है तो वो प्रॉफिट कमाता है। लेकिन इस इकनॉमी में मार भी पड़ती है, पनिशेस द इनएफिशिएंट। अब जो कामचोर व्यक्ति है, जो काम ही नहीं कर रहा, तो उसको इस इकनॉमी में दिक्कत आती है, क्योंकि ये इकनॉमी चलती है बहुत फास्ट। जो काम करेगा वो आगे, जो स्लो होगा वो पीछे। तो ये इस इकनॉमी की खूबसूरती है। बाकी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? जब कोई नियंत्रण ना हो, है ना, आज़ादी हो, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो इसमें कोई सरकार तो है नहीं, इसमें कोई कंट्रोल तो कर नहीं रहा, ऊपर से गवर्न तो कर नहीं रहा, तो यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, आज़ादी होती है सबके पास जो करने की। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो गए। लेकिन इस इकनॉमी के डीमेरिट्स भी ज़बरदस्त हैं, वो भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। पहला तो ऑब्वियसली ये समाज को दो टुकड़ों में बांटती है, क्योंकि इस इकनॉमी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अमीर अमीर रहता है, गरीब गरीब रहता है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि मैंने इसको एक फ़नी एग्जांपल से भी समझाया था कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको 10 रुपये कहीं गिरे हुए नज़र आए, और दूसरी तरफ आपको एक आदमी खून से लथपथ नज़र आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप किधर भागोगे? तो बच्चों ने फ़नी एग्जाम्पल में आंसर दिया कि सर हम 10 रुपये का नोट उठाने भागेंगे। तो यही इस इकनॉमी का डीमेरिट है या फीचर है कि यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉफिट को, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। तो ये भी इसका डीमेरिट हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखो सेकंड डीमेरिट जो आपने देखा,
समाज की जो रियल नीड्स है, डिमांड उसको रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि डिमांड किस चीज़ की हो रही थी ज़्यादा? प्रोड्यूसर क्या चीज़ बना रहा था? अल्कोहल, क्योंकि उसको पता है भैया अल्कोहल बनाएंगे तो पैसे कमाएंगे। लेकिन क्या वो समाज की एक्चुअल नीड को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। समाज की एक्चुअल नीड तो हो सकता है फूड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बेसिक, लेकिन प्रोड्यूसर ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। ये इकनॉमी फोकस करती है जो प्रॉफिटेबल चीज़ें होती हैं। तो ये भी इस इकनॉमी का एक डीमेरिट होता है कि भैया रियल नीड्स जो हैं सोसाइटी की, उसको डिमांड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बाकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है भैया, काम चोरी करोगे तो नौकरी से निकाले जाओगे, ये भी इसमें एक फीचर है। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज़ अ मिथ। वाह, बड़ा ही एक लीथल पॉइंट है ये कि फीचर में हम कहते हैं कंज्यूमर की सोवरेनिटी है, मतलब कंज्यूमर यहाँ किंग है, कंज्यूमर जो चाहे वो होता है। लेकिन इस इकनॉमी का एक पर्दे के पीछे का डीमेरिट ये है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी मिथ है। कंज्यूमर को ही यहाँ सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का यहाँ पर मोटिव होता है पैसा कमाना, और वो पैसे कमाने के लिए मिलावट भी करेगा प्रोडक्ट में, वो कंज्यूमर को धोखा भी देगा, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है उसी को लूटेगा भी। तो कहने के लिए हम कहते हैं कंज्यूमर इज़ किंग, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए डीमेरिट है कंज्यूमर सोवरेनिटी इज़ अ मिथ। बाकी इस इकनॉमी में मैरिड गुड्स बहुत कम होते हैं। मैरिड गुड्स मतलब अच्छे गुड्स, कि भाई पार्क देख रहे हो आप, फ्री अस्पताल देख रहे हो, फ्री स्कूल देख रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है लोगों को। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इस तरह की इकनॉमी में ना उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, कभी रिसेशन कभी बूम, कभी रिसेशन कभी बूम, कभी एक्सपेंशन कभी कॉन्ट्रैक्शन। तो बिजनेस साइकिल चैप्टर में भी ये लिंक आता है कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं टू फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल। कैपिटलिस्ट इकनॉमियों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, है ना। बाकी फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोली भी हो सकता है। इस इकनॉमी में कुछ लोग मिलकर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और आपको मतलब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो ये सारे कीवर्ड से भरा बड़ा पेज जो है कैपिटलिस्ट इकनॉमी का, कोई भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। फीचर हो गया, मेरिट हो गया या डीमेरिट हो गया। चलो ठीक है सर, अब दूसरी टाइप की बताओ सर, अच्छी वाली कौन सी है? तो अच्छी वाली तो खैर क्या बोलूं, लेकिन इसको अगर आप उल्टा कर दोगे कैपिटलिस्ट की सारी बातों को, तो आपका ऑटोमेटिकली सोशलिस्ट इकनॉमी बन जाएगी, सामाजिक इकनॉमी बन जाएगी। यहाँ पर समाज होता है, यहाँ पर सरकार होती है जो समाज का निर्माण करने का ध्यान करती है, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए इसको कमांड इकनॉमी भी कहते हैं या सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी भी कहते हैं। हालांकि इसमें दो व्यक्तियों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, स्पेशली एक का तो रखना ही रखना है, कार्ल मार्क्स भाई का नाम याद रखना है। ये देखो ये आ रहा है जी, है ना। बाकी फ्रेडरिक एंजल्स भी नाम याद रख सकते हैं। तो इनकी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बहुत ही फेमस हुई थी इस मतलब सोशलिस्ट इकनॉमी के फीचर्स को लेकर, जिसमें सारी बातें समझाई गई थी, यही सोशलिस्ट सिस्टम को समझाया गया था। तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जैसे आपने पुरानी वीडियो में भी कमेंट करा था। किताब का नाम कर दो, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ईयर कर दो और कार्ल मार्क्स लिख के कमेंट कर देना, तो मैं भी समझ जाऊंगा कि लगभग आप 18वें मिनट के 37वें सेकंड पर ये कमेंट कर रहे हो और आप यहाँ तक सुन रहे थे। चलो ठीक है सर, कर रहे हैं कमेंट अभी। अब ये बताओ सर, क्या है मॉडल इस इकनॉमी का? मॉडल बहुत सिंपल है भैया, देखो चित्र से एक्सप्लेन हो रहा है अपने आप। यहाँ पर ये सब बातें नहीं कि अल्कोहल बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं। सरकार है, सरकार यहाँ पर सारी बातों का डिसीजन लेती है, सरकार सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचती है और ज़रूरतों की चीज़ों को ही यहाँ पर बनाया जाएगा। बाकी प्रॉफिट मोटिव के लिए यहाँ पर काम नहीं होगा, ऐसा इस मॉडल का फीचर होता है ना। तो ये ही कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, हल्का सा अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए। एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप देख रहे हो, यानी कि अमीर और गरीब में भेदभाव कम से कम हो और सबको बराबर का मौका मिले, रिसोर्स को यूज़ करने का अवसर मिले, बस। तो ये होता है इस इकनॉमी का मेन मॉडल। बाकी फीचर्स की, मेरिट्स की, डीमेरिट्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेते हैं। फीचर्स की बात करें, कलेक्टिव ओनरशिप। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही आदमी सारी संपत्ति लेके बैठा हुआ है और बाकी सारे अपना भीख मांग रहे हैं, ना।
सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भैया ओनरशिप कलेक्टिव हो, सबके पास थोड़ा बहुत हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर्टी सब में बटी हुई हो, कॉन्सेंट्रेशन ना हो कि भैया एक ही आदमी पता चला आधे भारत पर राज कर रहा है और बाकी तो है नहीं। ऐसा नहीं होगा इस मॉडल के अंदर। दूसरा फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। पंचवर्षीय योजनाएं आपने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, देखी भी हैं। प्लानिंग से इकोनॉमी आगे बढ़ती है, राइट। लेकिन बात करें एक और फीचर की, कंज्यूमर के पास यहाँ चॉइस नहीं है। अब आप सोचो कि भाई मैं किसी भी जगह पर जाकर अल्कोहल खरीद सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, या मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार के रूल्स होंगे, सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करेगी और आपके पास चॉइस ना के बराबर होगी। अगला फीचर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा रहता है, इक्वल रहता है अमीर गरीब का, क्योंकि भेदभाव यहाँ कम रहता है, तो ये एडवांटेज में भी आएगा। बाकी फीचर तो है ही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म का रोल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई पर खेल नहीं चलता। यहाँ सरकार ही मेनली सारे प्राइजेस को डिटरमाइन करती है। बाकी कंपटीशन की यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है। तो लोग सोचते हैं ठीक है भाई जो चल रहा है चलने दो, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है जब, तो प्रोड्यूसर्स क्यों कॉम्पीट करेंगे, नहीं करते। बाकी सरकार का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर का है, जो आप जानते हो, समाज की भलाई, इसीलिए इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। अच्छा जी, मेरिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ तो आपने देख ही लिए फीचर्स में, जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, अमीर गरीब का जो भेदभाव है कम रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस्ड रहेगी, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगी। हर एरिया को मतलब कोशिश करती है सरकार की डेवलप हो जाए, ऐसा ना हो कि एक एरिया तो बिल्कुल ही पिछड़ा है और एक बिल्कुल सिंगापुर बन गया, ऐसा नहीं होगा। हर एरिया को डेवलप करा जाएगा, हर सेक्टर को डेवलप करा जाएगा, तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट पर कोई वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों करना, कंपटीशन तो है नहीं कोई आपस में, तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट पर रिसोर्स वेस्ट करने का खर्चा जनरली नहीं होता। बाकी यहाँ पर बात करें बिजनेस फ्लक्चुएशंस देखो बहुत कम होते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। बेरोज़गारी भी यहाँ कम रहती है, क्योंकि सरकार ये ध्यान रखती है कि अगर आप बेरोज़गार भी हो, आप कम पढ़े लिखे भी हो, तब भी कुछ ना कुछ नौकरी तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाए। तो निखट्टू बच्चों के लिए, निकम्मे बच्चों के लिए सोशलिस्ट इकनॉमी में जन्म लेना सही है, लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए कैपिटलिस्ट इकनॉमी में जन्म लेना बढ़िया है। ठीक है, तो आप देखना कि आपका जन्म कहाँ हुआ। अच्छा जी, बाकी मेरिट की बात करें तो एंश्योर राइट टू वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर, वही बात, यहाँ पर सरकार आपको काम का अधिकार देती है और भूख से आज़ादी देती है, यानी कि आप इस इकनॉमी में कभी भूखे नहीं मरोगे। सरकार बेसिक नौकरी या बेसिक आपके खाने का ध्यान ज़रूर रख देती है। इस इकनॉमी का ये फीचर है, ये मेरिट है, क्योंकि ये सोशलिस्ट इकनॉमी है, सरकार लोगों के बारे में सोचती है। बाकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता लेबरर्स का, उन्हें एक मतलब लॉ के दायरे के तहत तनख्वाह भी मिलेगी, लॉ के दायरे के तहत सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स या स्कीम्स का फ़ायदा भी मिलेगा। तो यहाँ पर लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ये भी इस इकनॉमी का एक मेरिट होता है। बाकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं ऑब्वियसली। सबसे बड़ा तो पहला ही पॉइंट है, क्या बताऊँ, इनएफिशिएंसी। ऑब्वियसली आप देखते ही हो, जब सरकारी काम होता है तो इनएफिशिएंट होता है, स्लो, ढीला, रेड टेपिज्म है ना, बाबूगिरी। बाबूगिरी का मतलब है आप किसी काम करवाने गए सरकारी दफ्तर में, वो कहेगा फाइल बाबू के पास लेके जाओ, बाबू कहेगा मिश्रा जी के पास लेके जाओ, मिश्रा जी कहेंगे पंडित जी के पास लेके जाओ, पंडित जी आज छुट्टी पर होंगे। तो इस तरह से बाबूगिरी चलेगी, काम हो जाएगा डिले। करप्शन, ये तो आपको पता है नस नस में होगा फिर ऐसी इकनॉमी में, क्योंकि भाई सरकार सारा काम कर रही है तो सरकारी बाबू घूस खाएंगे। तो ये बहुत बड़े डीमेरिट होते हैं सोशलिस्ट इकनॉमी के। बाकी फ्रीडम आपके पास कम है, ये भी एक डीमेरिट है। मेहनती लोगों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है यहाँ पर, ये भी एक डीमेरिट है, क्योंकि अगर आप यहाँ मेहनत भी कर रहे हो तो प्रॉफिट तो मिलना नहीं। यहाँ पर तो इकनॉमी प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही, यहाँ तो समाज की भलाई पे काम कर रहे हैं। तो मेहनती लोगों के लिए यहाँ कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि भाई चलो हाँ यहाँ हम काम करेंगे और हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे इस इकनॉमी में नहीं होता। तो ये डीमेरिट है। प्राइजेस एडमिनिस्ट्रेड हैं, मतलब हर चीज़ के दाम सरकार निर्धारित कर रही है। तो पता चला आप तो पेन बना रहे हो और सोच रहे हो 100 रुपये में बेचूंगा, सरकार ने कह दे ना 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 5 रुपये का बेचना है, अब ये भी एक डीमेरिट हो गया।
और कई बार तो बड़ा खतरनाक डीमेरिट हो जाता है स्टेट मोनोपोली। मान लो सरकार ही सोच ले कि चलो भैया अपनी मोनोपोली बना लेते हैं और अब हम जनता को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो फिर तो ये बहुत घातक सिचुएशन हो गई, है ना। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गया एक तरह से, कि भाई हमने सोचा सरकार है हमारी भलाई करेगी और सरकार ने मोनोपोली बना ली, तो फिर तो डीमेरिट बन जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे डीमेरिट्स बन गए सोशलिस्ट की। चलो, तो दो तरह की इकोनॉमी तो हो गई सर। तो सर तीसरी कौन सी होती है? तीसरी बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता ही है। तीसरी में कोई ऐसा फीचर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इसमें भैया दोनों बातें होंगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा और एक कंबाइंड सेक्टर भी होगा। मतलब मैं लिख देता हूँ आपके लिए, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है जिसमें सरकार काम कर रही है, और कंबाइंड सेक्टर भी है, दोनों मिलकर भी काम करते हैं। तो इस मॉडल को कह देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिस्ट के, सोशलिस्ट के दोनों के फीचर्स आपको मतलब मर्ज होकर एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो इसलिए इसको बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना जी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट भी हैं लोग जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, सरकार भी है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। तो दोनों का मॉडल यहाँ पर हमको मिल जाता है। चलो सर, अभी हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। हमको ये बताना था कि सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी। जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनका समाधान क्या है। तो अब मैं समाधान बताऊंगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो अल्टीमेटली चैप्टर यहाँ पे अंत होता है कि भाई सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये रही टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करके जाना, वेरी वेरी सिंपल है। दिखा देता हूँ आपको। तो देखो जी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बनेगा, तो लिखा है डिसाइडेड बाय मार्केट। मार्केट डिसाइड करता है, जिस चीज़ में प्रॉफिट है वो बनाएंगे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? सरकार, कि भाई समाज की ज़रूरतें क्या हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी चाहे मत देखना, मिक्स्ड में तो एक कॉम्बिनेशन है, हर बार सेम चीज़ ही रिपीट होगी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला तो सबसे सस्ता मेथड देखेगा, भैया जिसमें खर्चा कम आए हम तो उसी टेक्निक से बनाएंगे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होगी वो फोकस करेगी कि भाई जिसमें हमारा खर्चा भी कम है और इक्वालिटी भी रहे, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि ऐसा ना हो कि खर्चा कम करने के चक्कर में हमने सब कुछ मशीनों से ही काम करवा लिया, ऐसे तो मजदूर बेचारा भूखा मर जाएगा। तो सरकार यहाँ पर डिसाइड करती है कि भाई हमें इक्वालिटी भी देखनी है और एफिशिएंसी भी देखनी है, तो सरकार डिसाइड करती है। बाकी मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिसीजन लिया जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनेगा? तो देखो जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो बनता है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट भाषा में अमीरों के लिए, क्योंकि वहीं से तो पैसे कमाएंगे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बनता है किसके लिए? ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, कि भाई सबका पेट जो है बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उस हिसाब से गुड्स दिए जाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। बाकी मिक्स्ड इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली दोनों मॉडल्स का मिक्सचर है, ताकि सरकार भी डिसाइड करे और मार्केट भी चलता है, दोनों का मिक्स करके जो भी बेहतर डिसीजन लगता है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो बस ये है आपका चैप्टर। तो आई होप बच्चों जी आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। बाकी कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने सभी सीए फाउंडेशन के मित्रों के साथ क्या करना है बताओ, शेयर ज़रूर कर देना। अभी तक आप शेयर कर नहीं रहे हो, बच्चे हैं परेशान। बाकी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।